डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषि आपका SLD ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं स्टूडेंट्स BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के आपके समस्त प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम आपको स्टूडेंट्स यूनिट फर्स्ट कराएंगे, जिसका नाम है कोशिकांग की संरचना तथा कार्य फर्स्ट। चैप्टर इस यूनिट का नाम है कोशिकांग की संरचना तथा कार्य फर्स्ट है इसका नाम। तो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट का नाम है जूलॉजी और यूनिट फर्स्ट। इसका नाम है, चैप्टर का नाम है कोशिकांग की संरचना तथा कार्य फर्स्ट। ये इस फर्स्ट यूनिट का नेम है, नाम है कोशिकांग की संरचना तथा कार्य। और इससे जो आगे आने वाली जो आपकी यूनिट है उसका नाम भी यही है, कोशिकांग की संरचना तथा कार्य। लेकिन वो क्या है, कोशिकांग की संरचना तथा कार्य सेकंड हो जाएगी आगे जाके, और ये फर्स्ट है, कोशिकांग की संरचना तथा कार्य फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको बताएंगे कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में हम इसको बताएंगे। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी इसको कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि प्रत्येक प्राणी का जो शरीर है वह सबसे छोटी इकाई कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग है और इस कोशिका के भी कुछ अंग होते हैं जिनको कोशिकांग के नाम से हम जानते हैं। और उन कोशिकांगों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे, और उन कोशिकांगों के कोशिका के अंदर कौन कौन से कार्य हैं उनके बारे में भी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो प्लाज्मा झिल्ली, इसके बारे में हम बताएंगे आपकी ये प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। तो ये जो प्लाज्मा झिल्ली है ये एक जैविक पारगम्य झिल्ली होती है। इसमें से जैविक जो पदार्थ होते हैं वो आ जा सकते हैं। तो कोशिका झिल्ली एक चयनित पारगम्य जैविक झिल्ली होती है और इसमें से कुछ निश्चित जो पदार्थ होते हैं वे आर पार जा सकते हैं। इसके द्वारा, इस प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा जो निश्चित कुछ पदार्थ होते हैं वे आर पार जा सकते हैं। तो इस कोशिका को आंतरिक एवं बाहरी, ये जो होते हैं ये कोशिका को आंतरिक और बाहरी सतह के बीच में यानी बाहरी सतह और आंतरिक सतह, इन दोनों के बीच में अवरोध का ये जो है कार्य करती है, अवरोध का कार्य करती है, अवरोध उत्पन्न करती है आंतरिक और बाहरी सतह के बीच में। तो इस झिल्ली को हम जो है प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं और इसका दूसरा नाम है, इसको प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मुख्यतः
प्रोटीन और लिपिड यानी वसा, प्रोटीन और वसा की बनी हुई होती है। ये झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और वसा की बनी हुई होती है। तो ये जो अणु होते हैं, ये अणु कोशिका के सामान्य रूप से कार्य करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जैसे आयन चैनल चालन, कोशिका बंधन और कोशिका संकेत आदि। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि ये क्या है कोशिका झिल्ली? कि कोशिका झिल्ली एक चयनित कोशिका झिल्ली एक चयनित पारगम्य जैविक झिल्ली होती है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? कोशिका झिल्ली जो है एक चयनित पारगम्य जैविक झिल्ली है, यानी इसमें से कुछ चयनित, जो चयन किए हुए जो पदार्थ हैं वे आर पार आ जा सकते हैं इस झिल्ली के द्वारा। तो ये चयनित पारगम्य झिल्ली है और जैविक झिल्ली होती है। जो जैविक झिल्ली है यानी जैविक जो पदार्थ हैं, वो कुछ चयनित जो जैविक पदार्थ हैं वे इस झिल्ली के द्वारा आर पार जा सकते हैं। इसलिए इसमें ये लिखा है कि कोशिका झिल्ली एक चयनित पारगम्य जैविक झिल्ली होती है। और इसके बारे में क्या लिखें? जिसमें से कुछ निश्चित पदार्थ ही, जिसमें से कुछ निश्चित पदार्थ ही आर पार आ जा सकते हैं। कुछ निश्चित जो है पदार्थ इसमें से आर पार आ जा सकते हैं। तो यह कोशिका को आंतरिक और बाहरी सतह, यह कोशिका को आंतरिक व बाहरी सतह के बीच में अवरोध का कार्य करती है, के बीच अवरोध का कार्य करती है। तो ये जो कोशिका को आंतरिक और बाहरी सतह के बीच, कोशिका का जो आंतरिक सतह है और बाहरी सतह है, उसके बीच में ये क्या करती है? अवरोध का कार्य करती है। अवरोध का कार्य क्यों करती है? क्योंकि ये कुछ निश्चित पदार्थों को ही आर पार आ जाने देती है। हर पदार्थ को नहीं आ जाने देती है। जो जरूरतमंद, जो मुख्य, जो आवश्यक जो पदार्थ है उसी को आर पार आ जाने देती है। और जो पदार्थ जो है किसी काम का नहीं है उसको जो है आर पार नहीं आने जाने नहीं देती है। तो इसलिए क्या करती है? ये अवरोध का कार्य भी करती है। बाहरी और आंतरिक सतह के बीच में अवरोध का कार्य भी करती है। तो स्टूडेंट, इसे हम क्या कहते हैं? इसे
प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली के नाम से हम जानते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्लाज्मा झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका जो झिल्ली है, ये दो पदार्थों से मिलकर के बनी होती है, प्रोटीन और वसा। लिपिड भी कहते हैं, वसा को लिपिड भी कहा जाता है। तो ये मुख्यतः प्रोटीन, मुख्य रूप से दो पदार्थों की ही बनी होती है, प्रोटीन व लिपिडस वसा की बनी होती है। अब हम आपको बताएंगे इसके गुण क्या हैं। इसके क्या गुण हैं? गुण क्या हैं प्लाज्मा झिल्ली के? गुण, प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स, इसका पहला जो कार्य है, इसका पहला जो गुण है वो ये है कि यह कोशिका की बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। यानी बाहर का जो वातावरण है उससे क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका को, कोशिका की सुरक्षा करती है ये जो बाहरी वातावरण से। यह कोशिका की बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये उसको क्या है? बाहरी वातावरण से बचाती है। दूसरा है इसका गुण है कि यह कोशिका को पहचानने में सहायता करती है। यह कोशिका को पहचानने में सहायता तो स्टूडेंट्स, ये एक सहायक का कार्य करती है कोशिका के लिए, उसको पहचानने में सहायता करती है, सहायता करती है। इसके बाद आता है तीसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी, कि यह कोशिका को छोटे छोटे भागों में बांटती है। यह कोशिका को छोटे छोटे भागों में बांटती है। यानी उसका विभाजन का भी कार्य करती है, उसको छोटे छोटे भागों में बांटती है, उसको जो है विभाजित करती है। और स्टूडेंट्स, जिनके विभिन्न संरचना और कार्य होते हैं, जिनके विभिन्न संरचना व कार्य होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो कोशिका के छोटे छोटे भागों में उसको बांटती है ये, और उसके जो छोटे छोटे जो भाग हैं जो कोशिका के, वो विभिन्न उसके जो विभिन्न तो उनकी संरचनाएं होती हैं, और उन सभी संरचनाओं के क्या होते हैं? छोटे छोटे जो भाग हैं उनके अलग अलग भिन्न भिन्न कार्य भी होते हैं, विभिन्न संरचना और कार्य होते हैं। और आगे है इसका नंबर है कि यह कोशिकांगों की
ये जो है जो कोशिकांग हैं उनकी गतिशीलता को सक्षम बनाती है। कोशिकांगों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है। तो स्टूडेंट्स ये जो है जो कोशिकांग जो होते हैं, कोशिका के जो अंग होते हैं उनको क्या करती है, उनमें जो गतिशीलता है उनकी कोशिकांगों की, कोशिका के जो अंग होते हैं उनकी गतिशीलता को क्या बनाती है, सक्षम बनाती है, अच्छा बनाती है। और कोशिकांग जैसे कौन कौन से हैं, जैसे राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतर्द्रवी जालिका है, और पेरोक्सिसोम है, और रिक्तिकाएं हैं। ये क्या होते हैं, ये रिक्तिका मीन्स होते हैं जो खाली स्थान होते हैं जो कोशिका के अंदर, उनको वो जो है रिक्तिका कहा जाता है उनको। तो ये सभी क्या होते हैं, ये कोशिकांग होते हैं। तो ये जो कोशिकांग हैं, जितने आदि जो इनके कुछ कोशिकांग होते हैं उनकी गतिशीलता को ये जो सक्षम बनाती है। आगे बताएंगे हम इनके कार्यों के बारे में कि इसके क्या कार्य हैं, इसके क्या कार्य हैं, प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य, इसके कार्य क्या है स्टूडेंट्स, इसके जो मुख्य जो कार्य हैं वो ये हैं स्टूडेंट्स कि यह कोशिका की सुरक्षा प्रदान करती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं इसमें, यह कोशिका की बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। तो पहला इसका कार्य क्या है, कोशिका की सुरक्षा करना। पहला कार्य है कोशिका की सुरक्षा करना, सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका को। और स्टूडेंट्स इसका दूसरा कार्य बताएं आपको कि वातावरण से पृथक्करण, वातावरण से पृथक्करण, यानी जंतु को जो कोशिका होती है उसमें जो कोशिका कला है उसके अंदर के वातावरण को, कोशिका कला के अंदर के वातावरण को क्या करती है, बाहर के वातावरण से अलग रखती है। यानी कोशिका में, जंतु कोशिका में जो कोशिका कला होती है उस कोशिका कला के अंदर के वातावरण को बाहर के वातावरण से अलग रखती है। यानी दोनों वातावरण को, आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण, दोनों को एक दूसरे से ये अलग करने का, उनको एक दूसरे से पृथक करने का, यानी पृथक्करण करती है, उनको एक दूसरे से अलग रखती है ये जो है। तो इसका है वातावरण से पृथक्करण, वातावरण से पृथक्करण, ये इसका क्या है, दूसरा कार्य है। अब आता है स्टूडेंट्स पारगम्यता। पारगम्यता ये भी इसका कार्य है, ये पारगम्यता का भी कार्य करती है। तो स्टूडेंट्स यह वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। पारगम्य झिल्ली है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं, एक चयनित पारगम्य जैविक झिल्ली होती है। तो ये क्या है, एक पारगम्य झिल्ली होती है और जो कुछ निश्चित जो विलेय और विलायक हैं, निश्चित कुछ पदार्थ हैं होते हैं, जैसे विलेय हैं, विलायक हैं, उनको पार करने में सहायक होती है। कुछ निश्चित जो पदार्थ होते हैं जैसे विलेय हैं, विलायक हैं, उनको आर पार करने में जो है
ये सहायक होती है, उनकी सहायता करती है उनको आर पार करने में। तो विलेय पदार्थ और विलायक आप जानते ही होंगे इसके बारे में। तो विलायक क्या होता है? जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसको कहते हैं विलायक, और जिस पदार्थ की मात्रा किसी विलयन में या किसी पदार्थ में कम होती है उसको विलेय कहा जाता है। तो विलेय क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से विलेय कहते हैं जो घुल जाता है, कोई पदार्थ है पूर्ण रूप से उसमें घुल जाए, समांगी हो जाए। स्टूडेंट्स, ये क्या करती है कि ये जो है क्या करती है कि विलायक, निश्चित विलायक और विलेय पदार्थों को पार करने में ये जो है सहायक होती है। तो ये क्या कारण है? ये क्या कार्य है? पारगम्यता का कार्य भी ये जो करती है। ये काम क्या है? कुछ निश्चित विलेय और विलायकों को आर पार करने का कार्य करती है, तो उसको क्या कहते हैं? पारगम्यता कहा जाता है इस प्रक्रिया को। तो ये पारगम्यता का भी कार्य करती है। अब बताएंगे ऊतक निर्माण। ऊतकों का निर्माण भी करती है, यानी समान कोशिकाओं का समूह ही ऊतकों का निर्माण करता है। जो समान जो कोशिकाएं होती हैं और तो वो क्या बनाती हैं? समान कोशिकाओं का जो समूह है, उनका जो ग्रुप है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऊतक कहते हैं। तो ये जो है ऊतकों का निर्माण भी करती है। ऊतक निर्माण, ऊतक निर्माण, ये इसके कार्य हैं स्टूडेंट्स। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स, अब हम आपको नेक्स्ट आने वाली कोशिकांग के बारे में बताएंगे। तो अब आपको बताएंगे अंतः प्रद्रवी जालिका। अंतः प्रद्रवी जालिका। तो स्टूडेंट्स, इसको ईआर कहा जाता है। ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में ईआर भी बोलते हैं, जिसको ईआर का पूरा नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कोई कोशिका है और ये कुछ नलिकाएं उसमें क्या है, और जैसे ये कोई सेल है, ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ही पाई जाती है। जैसे ये कोई सेल है, यूकैरियोटिक सेल है और ये केंद्रक है, तो उसमें इस तरह की नलिकाओं का, ये जो है इस तरह की नलिकाओं का, ये इस तरह से ये जो है जाल फैला रहता है, केंद्रक से सट करके ये फैली रहती है ये नलिकाएं इस तरह की। तो स्टूडेंट्स, ये जो होती हैं एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, अंतः प्रद्रवी जालिका है, ये कोशिका द्रव्य के मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली से बनी कोशिका द्रव्य के मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली से बनी चपटी नलिकाओं चपटी नलिकाएं जो होती हैं, ये नलिकाओं का जाल फैला हुआ होता है, जाल फैला हुआ
होता है, फैला हुआ होता है, जिसे अंतः प्रद्रवी जालिका कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो अंतः प्रद्रवी जो जालिका है, ये संरचना के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। तो इसको आप स्टूडेंट्स अंतर्द्रवी जालिका भी कह सकते हैं और अंतः प्रद्रवी जालिका भी कह सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। अंतर्द्रवी जो जालिकाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं। फर्स्ट, रुक्ष अंतर्द्रवी जालिका। रुक्ष अंतर्द्रवी जालिका, द्रवी जालिका। तो स्टूडेंट्स, जो रुक्ष जो अंतर्द्रवी जो जालिका है, ये आरएनए के छोटे कण जिन्हें राइबोसोम के रूप में जाना जाता है। आरएनए के जो छोटे कण होते हैं जिनको हम किसके नाम से जानते हैं? राइबोसोम के नाम से जानते हैं। तो अंतर्द्रवी जालिका की झिल्ली के साथ घनिष्ठ संबंध में ये जो है पाए जाते हैं। अंतर्द्रवी जालिका के साथ में राइबोसोम कैसे पाए जाते हैं? घनिष्ठ संबंध के रूप में ये जो है पाए जाते हैं। और ये झिल्ली को खुरदरा रूप प्रदान करते हैं। राइबोसोम की वजह से क्या हो जाता है, इनकी जो झिल्ली होती है वो क्या होती है? खुरदरी प्रतीत होती है। तो उसको क्या कहते हैं? रुक्ष अंतर्द्रवी जालिका के नाम से जानते हैं। अब आता है आपका दूसरे प्रकार की जालिका, अंतर्द्रवी जालिका होती है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका की झिल्ली पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। इस पर क्या है? राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है? राइबोसोम नहीं पाए जाते। राइबोसोम नहीं पाए जाते। तो इसमें क्या है? राइबोसोम नहीं पाए जाते और इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं चिकनी अंतर्द्रवी जालिका में। और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड उपापचय में ये क्या करती हैं? सहायता करती है। ये लिपिड का यानी वसा का उपापचय करती है और किस उपापचय में सहायता करती है, और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भी ये जो है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका सहायता प्रदान करती है।
तो ये जो चिकनी अंतर्द्रवी जो जालिका होती है, ये एड्रिनल हार्मोन और वृषण में एक हार्मोन पाया जाता है, उसका नाम है स्टेरॉयड हार्मोन। तो वृषण में कौन सा पाया जाता है? स्टेरॉयड हार्मोन। और एक कौन सा है? एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन, ये दो हार्मोन होते हैं। तो इन दोनों हार्मोनों के संश्लेषण में भी ये जो है सहायता प्रदान करती है। इन दोनों हार्मोनों के निर्माण में भी ये जो है सहायक है। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका जो है इन हार्मोनों के निर्माण में भी या उनके संश्लेषण में भी सहायक होती है। अब आती है तीसरे नंबर वाली, इसका नाम है स्टूडेंट पेशी द्रवी जालिका। पेशी द्रवी जालिका। पेशी द्रवी जालिका। तो अधिकतर जो रेखित और अरेखित जो पेशियां होती हैं, तो पेशियां होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हृदय पेशियां। तो ये पेशियां होती हैं ये जो है। तो ये जो है जो पेशी द्रवी जो जालिका है, मुख्य रूप से जैसे रेखित और अरेखित जो पेशियां होती हैं, रेखित और अरेखित पेशियां, ये एक विशेष प्रकार के चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका की बनी होती हैं। यानी किसकी बनी होती हैं? चिकनी प्रद्रवी या अंतर्द्रवी जालिका की बनी होती हैं। कौन होती हैं? रेखित और अरेखित पेशियां। एक तो रेखित पेशी और दूसरी है अरेखित पेशी। तो ये जो दोनों पेशियां हैं, ये जो है किसकी बनी होती हैं? एक विशेष प्रकार की चिकनी अंतर्द्रवी जालिका की बनी हुई होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पेशी द्रवी जालिका के नाम से जानते हैं। उसको हम किसके नाम से क्या नाम दिया गया है? पेशी द्रवी जालिका। उसको हम कहते हैं पेशी द्रवी जालिका के नाम से जानते हैं, उसको पेशी द्रवी जालिका कहा जाता है। अब स्टूडेंट हम देखेंगे इसके कार्य क्या है। इसके कार्य क्या है? कार्य तो अंतर्द्रवी जो जालिका है, इसके जो है निम्न कार्य होते हैं। तो स्टूडेंट इसका पहला काम है इसका कि यह जालिका कोशिका द्रव्य के संरचनात्मक ढांचे के रूप में कार्य करता है। इसके रूप में कार्य करती है, संरचनात्मक ढांचे के रूप में कार्य करती है। उसकी संरचना और उसके ढांचे का निर्माण करती है, ढांचे के रूप में कार्य कर रही है। तो ये क्या है? यह जालिका कोशिका द्रव्य के, यह जालिका कोशिका द्रव्य के संरचनात्मक ढांचे के रूप में कार्य करती है। संरचनात्मक ढांचे के रूप में काम करती है। अब आता है इसका दूसरा, इसका कार्य होता है कि इसमें क्या है? उपापचयी एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? उपापचयी एंजाइम, जैसे फॉस्फोलिपिड। जो एंजाइम जो पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? जैसे जो फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, इनके संश्लेषण में सहायता करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को बनाते हैं, उनके निर्माण में जो भाग लेते हैं,
और स्टूडेंट्स फॉस्फोलिपिड के निर्माण में भी ये भाग लेते हैं। जो एंजाइम पाए जाते हैं वो किसमें काम आते हैं? फॉस्फोलिपिड के निर्माण में और कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में ये एंजाइम क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जो फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में सहायता करते हैं। और अब आप देखेंगे कि यकृत में क्या पाई जाती हैं? जो है चिकनी अंतर्द्रवी जालिकाएं पाई जाती हैं यकृत में। तो यकृत में ये जो पाई जाती हैं अंतर्प्रद्रवी जालिकाएं, ये ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन के निर्माण में सहायक होती हैं। इसमें पाई जाती हैं, यकृत में पाई जाती हैं चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिकाएं, ये किसमें पाई जाती हैं? यकृत में। और ये किसके निर्माण में सहायक होती हैं? ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन, इनके निर्माण में सहायक होती हैं। यकृत में चिकनी अंतर्द्रवी जालिका यकृत में पाई जाने वाली चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, क्या बताया था? यकृत में पाई जाने वाली चिकनी अंतर्द्रवी जालिका ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है। ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन के निर्माण में सहायक हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने बताया आपको अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है या अंतर्द्रवी जालिका है उसके बारे में बताया है। और ये जो है 3 प्रकार की होती हैं संरचना के आधार पर: रुक्ष अंतर्द्रवी जालिका, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका और पेशी द्रवी जालिका। और इनके जो कार्य हैं, अंतर्प्रद्रवी जालिकाओं के जो कार्य हैं, उनके कार्य हमने आपको बताए हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे गोल्जी काय के बारे में। नया कोशिकांग है ये, इसका आगे आने वाले कोशिकांग है गोल्जी काय, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब स्टूडेंट अब बताएं गोल्जी का। गोल्जी काय
तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि गोल्जिका है चपटी हुई और मुड़ी हुई झिल्ली के आकार की जो थैलियां हैं उनका बना होता है। झिल्ली के आकार की थैलियां होती हैं जो चपटी हुई और मुड़ी हुई होती हैं, झिल्ली के आकार की थैली, उनका ये जो है बना हुआ होता है गोल्जिका। इसको गोल्जी उपकरण के नाम से भी जानते हैं। तो गोल्जिका जो होता है ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो गोल्जिका की डेफिनेशन लिखेंगे, गोल्जिका है चपटी एवं मुड़ी हुई, चपटी और मुड़ी हुई, हमने इसके बारे में क्या बताया, चपटी और मुड़ी हुई कौन है वो, चपटी और मुड़ी हुई यानी झिल्ली होती हैं, झिल्ली नुमा यानी झिल्ली के आकार की थैली होती हैं, उनका ये जो बना होता है, मुड़ी हुई झिल्ली नुमा थैलियों का बना होता है, मुड़ी हुई झिल्ली नुमा थैलियों का समूह होता है, थैलियों का एक समूह होता है। तो यह क्या है, चपटी एवं मुड़ी हुई झिल्ली के आकार की झिल्ली नुमा थैलियों का एक क्या होता है, ये समूह होता है। और ये किस में पाया जाता है, ये सभी सेल्स में पाया जाता है, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी कोशिकाओं में ये जो है पाया जाता है। तो गोल्जिका बहुत सी झिल्लीनुमा संरचना हो, यह बहुत सी झिल्लीनुमा संरचनाओं झिल्लीनुमा संरचनाएं होती हैं, उनका ये जो क्या है बना होता है, का बना होता है। और जो झिल्लीनुमा जो संरचनाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कुंडिका कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कुंडिका बना होता है, जो क्या कहलाती हैं, कुंडिका कहलाती हैं, जो कुंडिका कहलाती हैं। अब स्टूडेंट्स, हम आपको बताएंगे कि जो गोल्जी जो काय है इसके कार्य क्या है, कार्य। गोल्जी काय के कार्य क्या है, तो गोल्जी काय विभिन्न प्रकार के बड़े अणुओं के निर्माण में सहायक होता है। इसमें होता है विभिन्न प्रकार के बड़े आकार के अणुओं के निर्माण में सहायक है, बड़े आकार के अणुओं को बनाने में ये सहायक होता है, गोल्जी काय
विभिन्न विभिन्न प्रकार के बृहद यानी बड़े अणुओं के निर्माण में सहायक होता है। अणुओं के निर्माण में सहायक होता है। इसके जो कार्य हैं वो इस प्रकार हैं कि ये क्या करता है, पहला पॉइंट ये क्या है, संशोधन, छटाई और पैकेजिंग का कार्य करता है। संशोधन, छटाई एवं पैकेजिंग, पहला कार्य इसका यह है स्टूडेंट। तो ये जो है कोशिका के जो भीतर और कोशिका स्राव के लिए, कोशिका के भीतर और कोशिका के स्राव के लिए उपयुक्त पदार्थों की क्या करता है, ये छटाई करता है। कोशिका के स्राव के लिए जो उपयुक्त जो पदार्थ होते हैं उनकी क्या करता है, छटाई करता है। कोशिका के भीतर और कोशिका के स्राव के लिए कोशिका के भीतर भी पदार्थों की ये छटाई करता है और क्या करता है, उन पदार्थों में संशोधन भी करता है। इसका क्या क्या हो गया, संशोधन करना हो गया पदार्थों में और उनकी छटाई करना। और क्या है, पैकेजिंग में भी गोल्जी तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी पैकेजिंग में भी उसकी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी गोल्जी का इसमें होती है, संशोधन में, छटाई में एवं पैकेजिंग में इसका कार्य है, इसका कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट, प्रोटीन का संशोधन, प्रोटीन का संशोधन। प्रोटीन का क्या करता है, ये संशोधन का कार्य करता है। तो स्टूडेंट रुक्ष अंतर्द्रवी जो जालिका होती है, जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, वो 3 प्रकार की हमने आपको बताई थी। एक तो बताई थी रुक्ष अंतर्द्रवी जालिका और दूसरी बताई थी चिकनी अंतर्द्रवी जालिका और तीसरे नंबर की बताई थी आपको पेशी द्रवी जालिका। तो ये 3 प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिकाएं होती हैं संरचना के आधार पर। तो स्टूडेंट्स, तो इनमें से जो रुक्ष अंतर्द्रवी जो जालिका होती है उसके द्वारा वितरित प्रोटीन को गोल्जी काय के द्वारा संशोधित किया जाता है। तो रुक्ष अंतर्द्रवी जो जालिका है उसके द्वारा वितरित जो प्रोटीन है, जो वितरित की हुई जो प्रोटीन जो होती है उसके द्वारा प्रोटीन का जो वितरण है वो क्या करती है, वितरण करती है प्रोटीन का। और वितरित उस वितरित प्रोटीन को गोल्जी काय के द्वारा क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। प्रोटीन में क्या करती है, वो संशोधन करती है, संशोधन करता है। कौन करता है, ये गोल्जी काय करता है। गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी ये जो है प्रोटीन में संशोधन करता है। तो रुक्ष अंतर्द्रवी जालिका के द्वारा वितरित जो प्रोटीन है उसका क्या करता है, ये संशोधन करता है उसमें, इसका दूसरा कार्य है। इसके बारे में हम आगे और बताएं, पदार्थों का परिवहन। पदार्थों का ये क्या है, परिवहन का कार्य भी करता है। पदार्थों का परिवहन। तो स्टूडेंट्स, ये जो है सिस्टमा में मौजूद एंजाइम होते हैं। सिस्टमा में जो मौजूद एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फेट समूहों को क्रमशः ये ग्लाइकोसाइलीकरण और
फॉस्फोरिलीकरण की प्रक्रिया से बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? ये इस वजह से बांधते हैं, ये जो है गोल्जी का है, क्योंकि ये जो है क्या करें, ताकि पदार्थ के परिवहन के द्वारा पदार्थों के परिवहन के द्वारा पदार्थों का क्या होता रहता है, परिवहन होता रहता है, वो बहते रहते हैं। तो उस परिवहन के द्वारा सबस्ट्रेट है यानी जो पदार्थ हैं उनको संशोधित किया जा सकता है पदार्थों के। तो ये क्या करता है, उनके पदार्थों का क्या करता है, ये परिवहन का कार्य भी करता है। और आगे हम आपको बताएंगे गोल्जिका के बाद में, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे नेक्स्ट आने वाले कोशिकांग के बारे में बताएंगे, लाइसोसोम। तो स्टूडेंट्स लाइसोसोम कैसा कोशिकांग है, इसकी जो खोज है सन 1949 में की गई थी और बेल्जियम के एक साइटोलॉजिस्ट, बेल्जियम के एक कौन थे, साइटोलॉजिस्ट थे, साइटोलॉजिस्ट क्रिश्चियन थे साइटोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डी दोवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। इस कोशिकांग की खोज किसने की थी, डी दोवे। 1949 में बेल्जियम के एक साइटोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डी दोवे ने कोशिकांग लाइसोसोम की खोज की थी। तो लाइसोसोम ग्रीक शब्द से लाइसेस से लिया गया है। किससे लिया गया है, ग्रीक शब्द है लाइसेस, इससे लाइसोसोम को लिया गया है, शब्द को जो है लिया गया है, लाइसेस से लिया गया है ग्रीक शब्द से लाइसोसोम को। और इस लाइसेस जो शब्द है से इसको लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लिसिस अलग करना, लिसिस अलग करना एवं सोमा शरीर, यानी स्वलयन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन निभाते हैं, लाइसोसोम। तो इस कारण इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है। इनको कोशिका की क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली भी कह सकते हैं इसको। तो ये इसकी खोज किसने की थी, सन 1949 में बेल्जियम के साइटोलॉजिस्ट क्रिश्चियन उनका क्या नाम था, डी दुबे ने कोशिकांग, ये कोशिकांग है, कोशिका का क्या है, ये अंग है, ये लाइसोसोम, इसको इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, कोशिकांग लाइसोसोम की खोज की थी।
इसने क्या की थी, डी दुबे ने जो है लाइसोसोम की खोज की थी। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया है लाइसोसोम ग्रीक शब्द से लाइसेस से लिया गया है, ये मैंने आपको बताया है। तो ये जो है इसकी संरचना क्या है, संरचना तो इसकी संरचना क्या है, कुछ पौधे जो हरे नहीं होते हैं उनकी कोशिका में लाइसोसोम्स उपस्थित होते हैं। जो पौधे हरे नहीं होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं उनमें लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। कुछ पौधे जो हरे नहीं होते हैं उनकी कोशिकाओं में लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। और क्या है, ये अंतरकोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं। ये अंतरकोशिकीय पाचन में क्या करते हैं, ये अंतरकोशिकीय पाचन में सहायक होते हैं। कोशिका के अंदर जो पाचन होता है उसमें क्या करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, उसमें क्या है, सहायक ये जो है होते हैं, सहायता करते हैं। इसी कारण इन्हें आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसी कारण इन्हें आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है कोशिका के जो घटक हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और आरएनए के साथ कोशिका का ये क्या करते हैं, क्षय करते हैं। तो लाइसोसोम के कुछ प्रमुख जो लक्षण हैं वो निम्नवत हैं। इनके लक्षण लिखाएं, बताएं आपको लाइसोसोम के लक्षण। तो इसके लक्षण क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये एक कोशिका में अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। ये एक कोशिका में अधिक संख्या में संख्या लगभग कितनी हो सकती है, 100। संख्या क्या है, लगभग 100। ये एक कोशिका में अधिक संख्या में क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं।
उपस्थित होते हैं। और क्या है इसका गुण कि इसमें 40 विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें 40 विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो इनको क्या है, आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, क्यों? इसमें विभिन्न जो एंजाइम हैं ये पूरी कोशिका का, संपूर्ण कोशिका का पाचन करके उसे नष्ट करने की ये क्षमता रखती है। आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? इसको इस वजह से कहा जाता है स्टूडेंट आत्मघाती थैली क्योंकि इसमें जो उपस्थित होते हैं ना विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम हैं और ये पूरी कोशिका का पाचन करके उसको नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। उसको ये नष्ट कर सकते हैं, उसको जो है आत्महत्या कर सकते हैं उसकी कोशिका की। तो इसलिए तो ये क्या है, इसको ये पूरी जो है कोशिका का पाचन करके उसे नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इनको कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। ये एक आत्मघाती थैली है जो पूरी कोशिका को नष्ट कर सकती है, पाचन करके उसको क्या करती है, संपूर्ण कोशिका का क्या करती है, ये पाचन कर सकते हैं, उसका पाचन करके क्या है, उसको नष्ट, संपूर्ण कोशिका को नष्ट करने की इनके अंदर ताकत होती है। अब बताएंगे इसके कार्यों के बारे में कि इसके कार्य क्या हैं। लाइसोसोम के कार्य, तो लाइसोसोम के जो कार्य हैं, कई कार्य होते हैं कि ये हड्डियों की मरम्मत करते हैं। पहला काम है हड्डियों की मरम्मत करना, और रक्त के जमे थक्के के घुलने में भी ये जो है सहायता करता है। इसके कारण है रक्त के जमे थक्के, रक्त के जमे थक्के के घुलने में सहायता करता है, थक्के के घुलने में सहायता करता है। और त्वचा पर क्रिएटिन की मात्रा बढ़ाने में, दूसरा कार्य है इसका, त्वचा पर क्रिएटिन की मात्रा बढ़ाने में, क्रिएटिन की मात्रा बढ़ाने। तीसरा इसका कार्य है हड्डी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का भक्षण, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का भक्षण। जो क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं होती हैं उनका क्या करते हैं, ये भक्षण करते हैं। और क्या है इसका आगे वाला है हड्डियों की मरम्मत, हड्डियों की मरम्मत। तो स्टूडेंट ये लाइसोसोम के कार्य हैं। अब हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, और जिसका नाम है केंद्रक। केंद्रक के बारे में हम आपको बताएंगे।
तो स्टूडेंट्स, केंद्रक, तो ये जो केंद्रक है स्टूडेंट्स, एक गोल आकार का कोशिकांग है। इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। कोशिका है जैसे ये, और उसके अंदर ये कैसा पाया जाता है? ये अंग, ये बिल्कुल गोल गोलाकार होता है। और मैंने बताया था इसके चारों ओर जो है नलिकाओं का समूह होता है। उन नलिकाओं का समूह जो होता है उसको, वो क्या है, उसको क्या कहते हैं? उसको अंतः पृथ्वी जालिका के नाम से हम जानते हैं। उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो इसके चारों क्या होता है? नलिकाओं का समूह होता है। तो ये इसका आकार क्या है? गोल है। ये गोलाकार कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो स्टूडेंट, ये जो केंद्रक है प्रोटीन एवं फॉस्फोलिपिड की बनी हुई दोहरी परत वाली झिल्ली का बना होता है। दोहरी परत वाली, डबल लेयर वाली जो झिल्ली है उसका बना होता है। और वो झिल्ली किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है वो झिल्ली, और उस झिल्ली का ये जो है बना हुआ होता है। तो इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। ये केंद्र है, ये नियंत्रण करने का केंद्र है ये कोशिका का, इसलिए इसको कोशिका का नियंत्रण केंद्र के नाम से भी जानते हैं। तो केंद्र क्या है? यह एक गोलाकार कोशिकांग होता है। ये गोलाकार कोशिकांग है जो प्रोटीन एवं फॉस्फोलिपिड, जो कि प्रोटीन एवं फॉस्फोलिपिड की बनी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की क्या है बनी हुई? ये एक दोहरी परत वाली झिल्ली जो होती है उसका बना होता है। यानी एक दोहरी परत वाली बनी, एक यानी दोहरी दोहरी परत वाली झिल्ली का बना होता है। झिल्ली का बना होता है। इसे हमने आपको बताया था, इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में यह एक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ रहता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में यह एक झिल्ली से घिरा रहता है। अब बताएं इसकी संरचना के बारे में। संरचना,
तो स्टूडेंट केंद्रक जो होता है ये 5 घटकों का बना हुआ होता है। 5 घटक होते हैं इसकी संरचना में और उनसे मिलकर के ये जो है बनता है। पहला घटक है केंद्रक आवरण। केंद्रक आवरण आवरण तो स्टूडेंट्स केंद्रक आवरण, तो केंद्रक आवरण पर विशिष्ट बिंदुओं पर बड़ी संख्या में छोटे छोटे और गोल आकार के केंद्रकीय छिद्र होते हैं। केंद्रक आवरण पर क्या होते हैं? विशिष्ट जो बिंदु होते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स पर बहुत बड़ी संख्या में छोटे गोल आकार के केंद्रकीय छिद्र पाए जाते हैं। और दूसरा है आपका दूसरे हमने बताया था आपको कि 5 घटकों का ये बना होता है। तो पहला घटक हो गया आपका केंद्रक आवरण और स्टूडेंट्स दूसरा जो आवरण है उसका नाम है केंद्रक दूसरा घटक है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य तो स्टूडेंट्स नाभिक की केंद्रक गुहा प्रोटोप्लाज्म के विशेष रूपों में से एक से भरी होती है। प्रोटोप्लाज्म के विशेष रूपों में से एक से भरी होती है। प्रोटोप्लाज्म के क्या होते हैं? कई रूप होते हैं और उनमें से किसी एक रूप से भरी होती है। कौन? केंद्रक की, नाभिक के केंद्रक की गुहा। तो जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम किसके रूप में जानते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। यानी न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स केंद्रक द्रव्य, उसको हम किसके रूप में जानते हैं? यानी केंद्रक द्रव्य के रूप में जानते हैं। अब आता है केंद्रिका। केंद्रिका तो आपको स्टूडेंट्स हमने जो बताए हैं, जो आपके घटक बताए हैं, जो 5 घटक जो इनसे मिलकर के केंद्रक बनता है, और आपसे घटकों के बारे में पूछा जाता है तो हम आपको इनके बारे में जो बता रहे हैं उसको आप अपनी परीक्षा में उसके बारे में लिख करके आएंगे। तो केंद्रिका क्या है? कोशिका के केंद्रक में एक केंद्रिका होती है। कोशिका का जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक होता है इसमें क्या है? एक केंद्रिका होती है, मात्र एक होती है ये। और इस केंद्रिका को एक उपकेंद्रक के रूप में भी जाना जाता है। इसको हम एक उपकेंद्रक भी कह सकते हैं। और आप देखेंगे कि यह एक झिल्ली रहित बाध्य संरचना है। ये झिल्ली रहित संरचना, इसके अंदर कोई भी झिल्ली नहीं होती है। ठीक है कि नहीं? तो ये जो है ऐसी एक संरचना होती है। और इस केंद्र का जो होती है इसमें क्या होती है? इसमें कौन होते हैं? प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन होती है और क्या होती है? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं इसके अंदर। अब आता है केंद्रका के बाद में नेक्स्ट घटक का नाम आता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन पदार्थ। तो क्रोमेटिन पदार्थ स्टूडेंट्स, क्रोमेटिन जो पदार्थ है डीएनए से संतृप्त क्रमशः कोशिका और जीव के बीच एक कोडित संरचनात्मक और कार्यात्मक जानकारी प्रसारित करती है। क्या करती है? क्रोमेटिन पदार्थ डीएनए से संतृप्त जो कोशिका और जीव के बीच जो संरचनात्मक और कार्यात्मक जो जानकारी जो होती है, डीएनए से संतृप्त जो है कोडित जीव और कोशिका के बीच में, जीव और कोशिका के बीच में कोडित संरचनात्मक और कार्यात्मक ये जो जानकारी जो प्रसारित करती है, ये कौन करती है?
क्रोमेटिन, क्रोमेटिन पदार्थ ये डीएनए से संतृप्त जो है कोशिका और जीव के बीच में कोडित संरचनात्मक और कार्यात्मक जो जानकारी है उसको ये प्रसारित करने का कार्य करती है, जिसे हम क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में जानते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो है क्रोमेटिन जो पदार्थ है ये भी इसके अंदर केंद्र के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का ये जो है कार्य करता है। आगे बताएंगे आपको। नेक्स्ट घटक है, 5वां घटक है गुणसूत्र। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, इसको क्रोमोसोम भी कहा जाता है गुणसूत्रों को स्टूडेंट्स। तो क्रोमोसोमल शब्द ग्रीक भाषा का जो शब्द है, ग्रीक भाषा का जो शब्द है क्रोमा और सोमा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के शब्द हैं क्रोमा और सोमा, इन दोनों से क्रोमोसोमल शब्द को लिया गया है, क्रोमोसोमल शब्द बना है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। वो गुणसूत्र होते हैं ये, जिसका अर्थ होता है रंग व शरीर है, जिसका अर्थ है रंग व शरीर। यानी क्रोमा और सोमा जो शब्द हैं जो ग्रीक भाषा के, इनका अर्थ होता है रंग व शरीर, शरीर होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के रंजकों के द्वारा अभिरंजित होने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जो रंजकों के द्वारा अभिरंजित होने की क्या है, ये क्षमता रखते हैं। तो गुणसूत्रों को डीएनए संयुग्मी प्रोटीन्स के रूप में भी जाना जा सकता है। किसके रूप में जा सकता है गुणसूत्रों को? डीएनए संयुग्मी प्रोटीन्स के रूप में भी जाना जा सकता है, जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं ये गुणसूत्रों? किसके रूप में जाना जा सकता है? डीएनए के संयुग्मी प्रोटीन्स, इनके रूप में जाना जा सकता है। और ये क्या काम करते हैं? आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बताएं आपको केंद्रक के कार्य क्या हैं? केंद्रक के कार्य, तो स्टूडेंट्स केंद्रक का पहला कार्य है कि यह आनुवंशिक सूचनाओं की कोडिंग करता है। यह आनुवंशिक सूचनाओं की कोडिंग करता है। और दूसरा इसका कार्य है, यह प्रजनन में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करता है। यह प्रजनन में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करता है। तो ये इसके क्या हैं स्टूडेंट? ये इसके कार्य हैं। और इसका एक और कार्य है कि यह कोशिका के लगभग सभी जैविक कार्यों का नियंत्रण करता है। क्या करता है? कोशिका के सभी जैविक जो कार्य हैं उनका भी ये नियंत्रण करता है। यह कोशिका के लगभग सभी जैविक कार्यों पर क्या करता है? जैविक कार्यों पर उनका क्या करता है? नियंत्रण करता है।
नियंत्रण करता है। तो स्टूडेंट्स, ये केंद्रक है, इसकी संरचना के बारे में हमने आपको बताया है और इसके जो कार्य हैं उनके बारे में हमने आपको बताया है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम आपको बताएंगे जो है रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं के बारे में। ये भी कोशिकांग है, कोशिका के अंग है रिक्तिकाएं। तो स्टूडेंट्स, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अर्थात जो खाली स्थान जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? रिक्तिकाएं कहते हैं। पादप कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको खाली स्थान भी कह सकते हैं। तो पशु कोशिकाओं की तुलना में क्या है, ये रिक्तिकाएं जो होती हैं ये बहुत बड़ी होती हैं। यानी पादप कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएं पशु कोशिकाओं की तुलना में क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। यानी जंतु जो कोशिकाएं, पशु कोशिकाएं मीन्स जंतु कोशिकाएं, इनकी तुलना में ये क्या होती हैं? ये बड़ी होती हैं। तो पादप कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अर्थात खाली स्थान, तो पशु कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती हैं। पशु कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती हैं। बड़ी होती हैं ये स्टूडेंट्स। और क्या है, पादप जो रिक्तिकाएं होती हैं, पौधों की कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएं होती हैं, पादप रिक्तिकाएं, कोशिका आयतन के पादप रिक्तिकाएं कोशिका आयतन के, कोशिका के कितने आयतन के? यानी कोशिका के आयतन के 80% से अधिक में निवास करती हैं। 80% से अधिक में निवास करती हैं। लगा लो, ये इतने स्थान को घेरती हैं, 80% भाग को निवास करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे एक कोशिका में एक या एक से अधिक रिक्तिकाएं उपस्थित हो सकती हैं। एक कोशिका में एक या एक से अधिक रिक्तिकाएं उपस्थित हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि रिक्तिकाएं जो होती हैं इनके क्या कार्य हैं, इनके कौन कौन से कार्य होते हैं? कि रिक्तिकाएं विभिन्न प्रकार की जो सामग्रियों के संचयन, यानी जो विभिन्न प्रकार की क्या है सामग्री जो होती हैं
उनका संचयन एवं निष्कासन में सहायता करती हैं। उनका संचयन भी करती हैं, संचयन में भी सहायता करती हैं, और उनको बाहर निकालने में भी यानी निष्कासन में भी ये जो है सहायता करती हैं। रिक्तिकाएं विभिन्न प्रकार की रिक्तिकाएं विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के संचयन एवं निष्कासन में सहायता करती हैं। कि संचयन एवं निष्कासन में सहायता करती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया है कि ये जो है विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के संचयन और जो है निष्कासन में क्या करती हैं, सहायता का ये जो है कार्य करती हैं रिक्तिकाएं। और उनके पास भोजन एवं अन्य पोषक तत्वों को उनके पास भोजन एवं अन्य पोषक तत्वों को संग्रहित करने की क्षमता है। संग्रहित करने की क्षमता होती है, जो एक कोशिका को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। जो एक कोशिका को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, ये अपशिष्ट उत्पादों को भी स्टोर करते हैं। ये क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो बेकार पदार्थ हैं, जो किसी काम के नहीं हैं, उनको भी ये जो क्या है स्टोर करते हैं और कोशिका संदूषण को रोकते हैं। कोशिका में होने वाली जो प्रदूषण की जो मात्रा है या जो गंदगी है उसको क्या करते हैं, ये रोकते हैं। तो वे ये क्या करते हैं, वे अपशिष्ट उत्पादों को अपशिष्ट उत्पादों को क्या करते हैं, को भी क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं, संग्रहित करते हैं। स्टोर मीन्स संग्रहित, स्टोर करते हैं या संग्रहित करते हैं। और क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये कोशिका संदूषण को भी रोकते हैं तथा कोशिका संदूषण को भी क्या करते हैं, रोकते हैं। बस इस चैप्टर में स्टूडेंट्स इतना ही है। आगे हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में आपको बताएंगे।